नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। आज हम बात करेंगे दशमांसा कुंडली की। दशमांश कुंडली जिसको हम डिविजनल चार्ट में आती है और इसको डिविजनल चार्ट नंबर 10 भी कहते हैं, यानी कि D10 भी हम इसको कहते हैं। दशमांश कुंडली में दशम भाव, लग्न कुंडली के दशम भाव जो कि आपके कर्म का भाव है, उस भाव का सूक्ष्म विश्लेषण करना होता है। आगे हम इस वर्ग कुंडली से क्या क्या सीख सकते हैं, क्या क्या जान सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से दशमांश कुंडली का उपयोग आपके कर्म क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, आपके करियर के क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। करियर कैसा रहेगा, आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें आप उन्नति करोगे, कब अवनति की स्थिति बनेगी, इन सब के बारे में आज के इस टॉपिक पर चर्चा रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेहद महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक टॉपिक को। दशमांश कुंडली में सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि लग्न में एक जो राशि होती है वो 30 डिग्री की होती है और उस 30 डिग्री के, जैसे 30 डिग्री की राशि होती है और उसके 10 हिस्से कर दिए जाते हैं। 10 हिस्से कर दिए जाते हैं तो वहां पर वह 3 डिग्री का एक हिस्सा बन जाता है, एक भाग 3 डिग्री का हो जाता है, ऐसे समझिए आप। तो कुल मिलाकर 10 हिस्से हो जाते हैं, 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 और इसी तरीके तक हम 30 तक चले जाते हैं। तो यहां पर यह 10वें भाव का सूक्ष्म विश्लेषण है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पाराशरी दशमांश में हम कैसे चेक करेंगे, जैसे कि यहां पर ये 10 हिस्से कर दिए गए हैं, यानी कि 10 भाग हैं। अब इन 10 भागों में अगर हम देखेंगे तो ये पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। यहां पर हमें लग्न कुंडली में लग्न का अंश देखना होता है। लग्न अगर लग्न कुंडली में 0 से 3 डिग्री पर है, 3 से 6 डिग्री के बीच में है, 6 से 9 डिग्री के बीच में है तो तीसरे भाग में आएगी, 3 से 6 है तो दूसरे भाग में आएगी, और 0 से 3 है तो वह पहले भाग में मानी जाएगी। इसी तरीके से हम आगे देखते जाएंगे। 9 से 12 है तो चौथे में, 12 से 15 है तो 5वें, 15 से 18 है तो छठे भाग में, और 18 से 21 है तो 7वें भाग में, और 21 से 24 डिग्री पर आती है तो 8वें में, और 24 से 27 9वें भाग में, और 27 से 30 10वें भाग में। इस तरीके से हम देखेंगे। हमें जब भी इस पाराशरी दशमांश को देखना होगा तो हमें कुछ बातें और ध्यान में रखनी होंगी, जैसे कि अगर राशि सम है या विषम है। अगर राशि सम है, अगर राशि विषम है, विषम की बात पहले कर लेते हैं। विषम राशि कौन कौन सी होगी? मेष हो गई, मिथुन हो गई, सिंह हो गई, तुला हो गई, धनु हो गई, कुंभ हो गई। ये कौन सी हैं? 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर और 11 नंबर। तो ये जो हैं ये विषम राशियां हैं। विषम राशि में अगर लग्न 0 से 3 डिग्री के बीच में है तो जहां से वो लग्न है वहीं से शुरुआत होगी, यानी कि मेष में है तो मेष से ही होगी।
मिथुन है तो मिथुन से ही स्टार्टिंग होगी, सिंह है तो सिंह से ही स्टार्टिंग होगी, तुला है तो तुला से ही स्टार्टिंग होगी, धनु है तो धनु से होगी। अब यहीं से हम काउंटिंग करेंगे। अगर 0 से 3 है तो मेष में दशमांश होगा, दशमांश लग्न मेष निकलेगी। अगर 3 से 6 है तो वृषभ में, मतलब लग्न कुंडली यानी कि D1 चार्ट में अगर लग्न जो 0 से 3 बनती है तो हम दशमांश का जो लग्न बनाएंगे वो मेष राशि का ही आएगा। अगर 3 से 6 D1 चार्ट की लग्न बनती है के बीच में आती है तो हमारा D10 का वृषभ लग्न निकल कर आएगा, मतलब 2 नंबर का। अगर 6 से 9 बनती है तो दशमांश में हमारा 3 नंबर निकल के आएगा। इसी तरीके से यहां पर ऊपर जो मैंने दिया है ये आप लग्न कुंडली के जो D1 चार्ट है उसके लग्न को देखिए, और बाकी नीचे जो दे रखे हैं ये 1 से लेकर 10 तक ये दशमांश कुंडली का देखना होगा कि अगर लग्न मेष है और 0 से 3 आता है तो मेष लग्न का दशमांश होगा। अगर 3 से 6 डिग्री आता है और D1 में मेष लग्न है तो D10 में वृषभ लग्न से उदय होगा। इसी तरीके से हम आगे तक इनको देखेंगे। तो कहने का अर्थ हो गया वृषभ राशि में वहीं से स्टार्ट होगा, उसी लग्न से जो D1 का लग्न है वहीं से स्टार्ट होगा वृषभ राशि में। और अगर ये समराशि का कंडीशन बने, समराशि का कंडीशन देखिए कैसे, इसको समझ लीजिए। अगर समराशि की हम कंडीशन देखें कि समराशि का क्या सीन है, तो समराशि कौन कौन सी हैं? 2 नंबर की राशि यानी कि वृषभ राशि, 4 नंबर की राशि यानी कि कर्क राशि, 6 नंबर की राशि यानी कि कन्या राशि, 8 नंबर की राशि यानी कि वृश्चिक राशि, 10 नंबर की राशि यानी कि मकर राशि, और आपका 12 नंबर की राशि यानी कि मीन राशि। इन राशियों में अगर हो तो यहां पर हमें एक बात का ध्यान रखना है, ये लग्न यानी कि हम कहें D1 का जो लग्न है वो अगर इन राशियों में निकल के आ रहा है, जैसे कि किसी की कर्क लग्न की कुंडली है, अब कर्क लग्न की कुंडली है और उसकी लग्न को अगर हम देखेंगे तो लग्न का जो उदय है वो 6 से 9 डिग्री के बीच में हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि 6 से 9 है तो वो दशमांश के का जो लग्न होगा वो वृषभ का लग्न निकल के आएगा। चेक कर लेना आप। अब देखिए इसमें एक बात का ध्यान रखिए, मैंने अभी आपको बताया कि विषम राशि में कैसे देखना, अब सम का बता देता हूं। अगर सम राशि में जब भी हम काउंट करेंगे तो पहला जो भाग होगा उसको अगर हम देखें तो वो अगर लग्न जो भी है वो अपने से 9वीं राशि में उसका दशमांश में उदय होगा, अपने से 9वीं राशि में। देखिए बता देता हूं, स्पष्ट कर देता हूं इसको आपको अच्छे से। ठीक है, अब आप यहां देखिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए इसमें। जैसे कि हमारी वृषभ राशि है, अगर वृषभ लग्न है वृषभ लग्न है, लग्न कुंडली का D1 का। अब वहां पर हमने देखा लग्न 0 से 3 डिग्री आ रही है तो कहेंगे हम कि ये पहला भाग है। वहीं अगर ये मेष या और किसी विषम राशि में होता तो हम ये कहते कि मेष से शुरू कर दो, पहला भाग है। लेकिन यहां पर जब भी सम राशि होगी तो हम उससे 9वीं राशि से शुरू करेंगे पहले भाग को। जैसे कि वृषभ से हम काउंट करेंगे, 2 नंबर की राशि होती है 2, और मकर 10 नंबर की, तो ऐसे करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों को काउंट करते हैं उस भाव से लेकर जिस भाव तक जाना उसको भी, तो 10, तो ये 9 भाव हो गए, हमें मिल गए। तो ये बनी कौन सी? मकर राशि। अब ये मकर से होगा। कर्क में देखिए, कर्क 4 नंबर की राशि होती है, पहले भाग का उदय कहां से होगा? तो पहले भाग का उदय होगा हमारा 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 मतलब मीन राशि। ठीक है, मीन राशि से उदय हो जाएगा। यहां तक स्पष्ट है। इसी तरीके से, लेकिन ये अब ऐसा नहीं कि मीन से अब आगे आप काउंट नहीं, केवल लग्न को देखना होगा। D10 के लग्न का उदय यहां से हम देखेंगे पारा से दशमांश से। आगे ग्रहों की क्या स्थिति होगी उसके बारे में मैंने बताया हुआ है, उसको भी चेक कर लेना। अब इसके बाद में इसी तरीके से आप कन्या को देख लीजिए। कन्या में भी उससे 9वीं राशि बनेगी वृषभ राशि पहले भाग में।
फिर उसके बाद में दूसरा भाग तो फिर डायरेक्ट चलेगा, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, उसको सीक्वेंस में आप लेके चल सकते हो, चलना ही होगा, सकता कुछ नहीं होता। वृश्चिक राशि अगर D1 का लग्न है तो D10 का अगर पहले भाग में है तो हम कहेंगे वहां से 9 काउंट करेंगे, 8 9 10 11 12 1 2 3 4, नौवीं राशि। ठीक है, इसी तरीके से मकर को देखेंगे तो मकर में भी हमें इसी तरीके से मिलेगा कि 10 नंबर की राशि होती है मकर, और कन्या 6 नंबर की। तो देखिए अब हम कन्या तक पहुंचेंगे तो नौवीं राशि निकलेगी। कैसे? 10 11 12 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। मीन राशि को देखेंगे तो 12 नंबर की राशि होती है, तो कैसे करेंगे? 12 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवीं वृश्चिक राशि। इस तरीके से हम इनको समझेंगे। एक बात यहां आपको मैंने नीचे और बताई हुई है, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, इनमें अगर लग्न का उदय होता है तो ये राशियां हैं अग्नि तत्व राशियां। तो इसमें जब भी हम देखेंगे, आगे दिक्पालों को देखेंगे, उनसे संबंधित व्यवसायों को भी देखेंगे, उसमें हमको लग्न की राशि का भी ध्यान रखना होगा कि लग्न की कौन सी राशि है। अग्नि तत्व है तो अग्नि का वहां पर जरूर संपुट आपको मिलेगा। अगर किसी की पृथ्वी तत्व राशि है तो पृथ्वी से संबंधित व्यवसाय देखने को भी मिलते हैं। ठीक है, पृथ्वी तत्व राशियों में पृथ्वी तत्व का हम आकलन करेंगे, इसमें वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि आते हैं। ऐसी वायु तत्व राशियों को देखेंगे कौन सी हैं? मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, ये वायु तत्व राशियां हैं। और जल तत्व राशियों में हम देखेंगे कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। इनसे संबंधित व्यवसाय भी देखने को मिलते हैं। तो यहां पर हम इस पाराशरी दशमांश को समझ चुके हैं। चलिए अब हम आगे बात करेंगे, इसको यहां पर आप नोट कर सकते हो। अब हम आगे बात करेंगे, यहां देखिए कैसे कैसे ये मैंने बता दिया। अब लग्न को देखेंगे केवल यहां पर। यहां देखिए लग्न को देखिए सबसे पहले आप। अब जैसे ये कर्क लग्न है, ये कौन सी लग्न है? कर्क लग्न है, कर्क लग्न है। अब इस कर्क लग्न में आप देखिए 1 डिग्री 16 मिनट की है लग्न D1 चार्ट में। ये D1 चार्ट है, कितनी है? 1 डिग्री 16 मिनट। अब मैंने कहा था कि सम राशि है कर्क। अब कर्क से आपको कुछ नहीं करना, आपको कर्क से आगे नौवीं राशि में जाना है। तो कर्क से आगे अब आपको उसको देखने की जरूरत नहीं है, आप सम विषम को समझिए, आगे नौवीं राशि को काउंट कर लीजिए। पहला भाग है, आपको इतना तो पता है कि 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18, 18 से 21, 21 से 24, 24 से 27, 27 से 30। इस तरीके से आप अपने बिना किसी चार्ट को याद किए देख सकते हो। यहाँ समझ लिए पाराशरी दशमांश चार्ट मैंने आपको लर्न करा दिया साथ के साथ। अब इसमें अगर हमारा 1 से 1 डिग्री 16 मिनट का है तो हम ये कह सकते हैं कि ये पहले भाग में ही आएगा। तो पहला भाग, अगर ये कर्क राशि यहां पर आती है तो कर्क है, 4 नंबर की राशि है, तो अब हम ये कहेंगे कर्क से काउंट करेंगे। कर्क से आगे की आप यही काउंट कर लीजिए, आपको फिंगर पे प्रॉब्लम आए तो यही काउंट कर लीजिए। एक, अब हम ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवीं राशि कौन सी आ गई? मीन राशि। अब दशमांश कुंडली में क्योंकि पहला भाग है तो मीन, अगर ये दूसरा भाग 3 से 6 डिग्री होता तो हम ये कहते कि मेष राशि आती। और अगर ये 6 से 9 होता यानी कि तीसरा होता, यहाँ यही होती और यहां से होता तो ये होता, यहाँ जो 1 डिग्री 16 मिनट है, अगर ये 9 डिग्री के से ऊपर होते तो हम ये कहते कि ये तीसरे भाग में आ रहे हैं दशमांश के, तो यानी कि वृषभ राशि का थी। तो अब यहाँ पर ये पहले में ही है तो हम इसमें देखेंगे कि मीन राशि आएगी। अब चेक कीजिए, यहाँ दशमांश कुंडली है, इसमें देखिए क्या निकल के आती है? मीन राशि। यही देखना है। अब ये कर्क कैसी है? जल तत्व राशि है। तो जल तत्व राशि है तो यहां पर इस जातक को जलीय से संबंधित व्यवसाय में लाभ मिलेगा, स्थायित्व होगा। यहां पर हम इसके आधार पर यह कह सकते हैं
लग्न के आधार पर कि लग्न कौन सा हुआ, किस तरह का। लेकिन यहां पर इसके साथ साथ में यहां आप देखिए कि यहां कौन सी आती है, मीन राशि। तो मीन राशि किस तरह की राशि है, तो मीन राशि भी जल तत्व राशि बनती है। आगे इसमें हमने और बात करी है जो कि दिक्पालों के आधार पर है, उसकी चर्चा भी आगे करेंगे। तो यहां पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, यानी कि जो 10 दिशाओं के 10 दिक्पाल हैं उनका इस दशमांश कुंडली पर क्या प्रभाव होता है, शासित देवता हैं, उनके अधिष्ठाता ग्रह कौन कौन से होते हैं, उन सब के बारे में चर्चा है। लेकिन अभी आप यहां समझिए, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं भावों को। दशमांश कुंडली का अगर हम लग्न से देखें तो लग्न दशमांश कुंडली, अब हम D10 की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए D10 की बात कर रहे हैं, इसको लग्न कुंडली D1 मत समझना, ये D10 है। D10 में अगर हम बात करें लग्न पर इस भाव की, तो ये भाव आपकी आजीविका या व्यवसाय की शुरुआत को दर्शाता है। आपके मन में व्यवसाय के प्रति क्या विचार हैं, कि क्या धारण करे हुए हो आप, क्या सोच कर चले हुए हो, आपके कर्मों में कितना बल है, यह आपके कर्मों के बल को दिखाएगा लग्न। और एक बलवान लग्न जीविका के लिए ठोस नींव यहां पर देती है। तो कहने का अर्थ है दशमांश का लग्न जितना मजबूत होगा, आपका जो काम है वो बहुत मजबूत रहेगा, स्थिर होगा, अच्छी तरह से काम चलेगा, मजबूती से काम चलेगा, नींव अच्छी होगी, दमदार होगी अगर लग्न बहुत अच्छी है तो। कहने का अर्थ है व्यवसाय के प्रति आप पूरी तरह, बहुत से लोग होते हैं सोचा लेकिन किया नहीं, किया कुछ टाइम किया लेकिन छोड़ दिया नहीं, ऐसी स्थिति में जब लग्न बलवान हो तो आप ठोस तरीके से कार्य को करोगे, पूरी लगन से कार्य को करोगे, अपना पूरा मन उसमें लगाकर कार्य करोगे और आपके कर्मों का बल भी यहां पर दिखेगा। वहीं अगर दूसरा भाव देखें हम दशमांश कुंडली का, तो यह बताता है धन के स्रोत, धन कहां से आएगा, आप व्यापार में जो लगाओगे वो धन है आपके पास में या नहीं, आपका सामाजिक स्तर ये बताएगा। ये भाव आपको बताएगा कि आपके व्यवसाय में कैसे संबंध होंगे, आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, किस तरीके से आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए अपने विचार व्यक्त करते हो, ये दूसरा भाव बताएगा। वहीं अगर हम चर्चा करेंगे तीसरे भाव की, ये तीसरा भाव क्रिएटिविटी है, संचार है, दूसरों से संपर्क है, आप व्यवसाय के लिए कितने रचनात्मक हैं, कितने सृजनात्मक हैं, क्या क्या उसके लिए क्रिएटिव आइडियाज आप सोच सकते हैं, ये तीसरा भाव बताएगा। ये आपके व्यवसाय के संबंध में आपके अन्य व्यक्तियों से संपर्क बनाने की आपके अंदर कितनी योग्यता है, कितना आप लोगों से कम्युनिकेट अच्छे से कर सकते हो, ये तीसरा भाव आपका बताता है। वहीं अगर हम दशमांश कुंडली के चतुर्थ भाव की बात करें, चौथे भाव की बात करें, देखिए चौथा भाव हमेशा खुशियां, संतुष्टि देने वाला होता है। हम किसी भी वर्ग कुंडली का अध्ययन करें और जब भी वर्ग कुंडलियों का अध्ययन करेंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि चौथे भाव से हमेशा संतुष्टि देखोगे, सुख देखोगे, लग्न को सुख। अब यहां दशमांश में आपके व्यापार से आपको सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह देखेंगे। तो कहने का अर्थ है कि इससे हम देखेंगे कि आपको इस भाव से सुख और खुशी के सामान्य जो अनुभव हैं मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, व्यापार की आप संतुष्ट हैं या नहीं, यह आपके संतुष्टि के स्तर को दर्शाएगा। आगे हम बात करेंगे, अगर यहां पर पापी ग्रह हो
तो कैसी स्थिति रहेगी। कुल मिलाकर यह भाव बलवान हो, इसका स्वामी अच्छी स्थिति में हो, तो आपको बड़ा ही अच्छा मतलब संतुष्टि देने वाला आपका व्यवसाय होता है। आप संतुष्ट होते हो अपने कार्य से, अपने करियर से संतुष्ट होते हो। आपने जो स्टडी करी है उससे आपने जो अपना जीविकोपार्जन का माध्यम चुना वो आप उससे संतुष्ट हैं। अगर ये चतुर्थ भाव वहां पर संतुष्टि को दर्शा रहा है तो, अन्यथा आप संतुष्ट नहीं हैं। अब हम बात करेंगे पंचम भाव की। D10 कुंडली के यानी कि दशमांश कुंडली के पंचम भाव से हम देखिए, पंचम भाव दसम भाव से अष्टम भाव होता है और देखिए ये व्यवसाय में आपकी प्रतिष्ठा और आधार को दर्शाएगा। आपकी जीविका के साधन के जो शुभ चिंतक और वो लोग जो आपसे लाभान्वित होते हैं वो सब हम पंचम भाव से देखेंगे। व्यवसाय में साझेदारी को भी हम पंचम भाव से देखेंगे। उनकी जो साझेदारी है किस तरीके से वो यहां पर आपसे लाभ लेते हैं ये पंचम भाव से देखेंगे। छठे भाव की बात करें, जो छठा भाव है दशमांश कुंडली का छठा भाव, यहां पर ये व्यवसाय में प्रतिद्वंदियों को दिखाता है, कॉम्पिटिटर्स को दिखाता है। आपकी अगर नौकरी है तो नौकरी में अगर कोई रुकावट है, कोई अवरोध है, वह भी आप यहां से देखोगे जिनका आप मुकाबला करते हैं। ये हम छठे घर से देखेंगे। तो यहां पर हमें क्या मिला, कंपटीशन मिला। कुल मिलाकर ये हमें कंपटीशन दिखाएगा, प्रतियोगिता दिखाएगा, रुकावटें दिखाएगा, नौकरी में भी समस्याएं दिखाएगा। लेकिन सप्तम भाव को जब देखेंगे हम, ये सप्तम भाव है और सप्तम भाव की जब चर्चा करेंगे तो सप्तम भाव ये दसम भाव से, अगर हम यहां दसम को देखें तो दसम भाव से कौन सा भाव है, दसम से दसम भाव है। तो व्यवसाय का विकल्प है ये। अब व्यवसायिक साझेदारी जो होगी, देखिए वहां जो मैंने पंचम से कही थी वो साझेदारी थी लाभ लेने में, लेकिन यहां पर लाभों के उपयोग में साझेदारी थी, आपसे लेने वालों को फायदा था। लेकिन यहां पर हम जब सप्तम भाव की बात करेंगे तो इस सप्तम भाव से, क्योंकि ये दसम भाव से दसम भाव है, अब यहां से हम क्या देखेंगे, जो व्यवसायिक साझेदारी है वह भी हम देखेंगे। व्यवसाय में कौन कौन सहयोगी हैं वो भी देखेंगे, क्या सच में सहयोगी हैं या आपको नुकसान पहुंचाते हैं, ये सप्तम भाव से हम देखेंगे। आगे बात करेंगे अष्टम भाव की। दशमांश कुंडली का ये अष्टम भाव क्या कहता है। देखिए अष्टम भाव रहस्यों का भाव है। ये छुपी हुई गुप्त जो भी गतिविधियां हैं, जो भी कार्यकलाप हैं, जो व्यवसाय में लाभ के लिए किए गए जितने भी कपटपूर्ण आपने आचरण करे, जो भी लेन देन है, 2 नंबर वाले, टेबल के नीचे वाले, सब अष्टम भाव है। आप लाभ कमाने के उचित अनुचित जो भी साधन यहां से ढूंढते हो वो अष्टम भाव है। अष्टम भाव आपके व्यवसाय का अंत भी है। अष्टम भाव आपके व्यवसाय का अंत भी है। अब आगे हम बात करेंगे नवम भाव की। नवम भाव को देखिए, नवम भाव धर्म भाव भी है। ये मार्गदर्शन दिखाता है और उससे मार्गदर्शन मिले, आपको गाइडेंस मिले, आपको अच्छी एडवाइस मिले, आपको नॉलेज मिले, आपके इस व्यापार को सही दिशा मिले, ये नवम भाव बताएगा। दसम भाव की चर्चा कर लेते हैं। दसम भाव जो कि सभी क्रियाएं और सभी कर्मों का कुल योग है, ये दसम भाव। जितने भी कर्म कर रहे हो, जितने भी कार्य कर रहे हो, सबका कुल योग हम इस दसम भाव से ही देखेंगे। आपको व्यवसाय किया और उस व्यवसाय में इतनी ख्याति मिली,
आपको प्रतिष्ठा मिली, सम्मान मिला, आपका स्तर अच्छा हुआ, ये सब हम दसम भाव से देखेंगे। अगर दसम भाव बहुत शुभ है, बलवान है, तो आपके पास में आपका जो भी कार्य क्षेत्र होगा उसमें आप नंबर 1 के होगे। आप यहां से हम देखेंगे कि आप उसमें कितना एक्सपर्ट हैं, आपको जनता कितना जान पाई उस एक्टिव होने से, आपके उस व्यवसाय ने आपको कितना प्रसिद्ध किया, ये दसम भाव बताएगा। आपके सभी किए गए कर्मों का फल ये दसम भाव है। एकादश भाव को देखेंगे कि एकादश भाव हमें बताएगा, यानी कि 11वां भाव हमें बताएगा, 11th हाउस बताएगा हमें दशमांश कुंडली का, कि व्यवसाय से जो हमें लाभ होंगे वह हम एकादश भाव से देखेंगे। द्वादश भाव की भी चर्चा कर लेते हैं। द्वादश भाव यानी कि 12th हाउस। 12th हाउस से जैसे हम अष्टम से व्यवसाय इसका अंत, वहीं व्यवसाय का अंत भी हम 12th से देखेंगे। ये मोक्ष भाव भी है। व्यवसाय में अगर आप दान करोगे तो वह भी इसी से देखा जाएगा, खर्चे। परोपकार जितने भी करे आपने वह भी इससे देखेंगे। आपके विरुद्ध जो भी षड्यंत्र होते हैं या गुप्त क्रियाएं होती हैं वह भी द्वादश भाव से ही देखे जाएंगे। यहां मैंने दशमांश कुंडली के द्वादश भावों की चर्चा करी है, कैसे कैसे हम उनको देखते हैं, क्या क्या हम इन भावों से देख सकते हैं। आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसको मैं लेके चल रहा हूं। यहां पर अब हम बात कर लेते हैं इन दशमांश कुंडली में। मैंने पहले आपको पाराशरी दशमांश कैसे बनाएंगे, बनाना बता दिया। उसके बाद में हमने चर्चा करी भावों से क्या क्या देख सकते हैं, यह भी हम समझ गए। अब हमारा जो नेक्स्ट रहेगा वह रहेगा इन 10 भावों के दिग्पालों के बारे में, यानी कि इनके शासित देवताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लग्न कुंडली में जब भी हम किसी के भोगांश को देखते हैं, भोगांश का अर्थ है कोई भी ग्रह किसी राशि में जितने अंश पर है और जितने अंश उसने उपयोग में ले लिए उनको हम भोगांश कहेंगे। जैसे मानकर चलिए किसी कुंडली में शनि 15 डिग्री का बैठा हुआ है लग्न कुंडली में, तो हम यह कहेंगे कि उसने 15 डिग्री तक भोगांश कर लिया, तो 15 डिग्री भोगांश है। भोगे गए अंश, यूज किए गए डिग्रीज, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि दशमांश कुंडली में हम 10 हिस्से कर देते हैं। 10 हिस्सों के लिए मैंने ये चार्ट आप लोगों के लिए बनाया। यहां पर इस 10 हिस्से में अगर आप देखोगे तो अगर आपका, यहां पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि अगर विषम राशि है, अगर राशि कैसी है, विषम राशि है और सम राशि है, यह हमें बहुत ध्यान देना है, विषम राशि और सम राशि का। यदि विषम राशि है, विषम राशि कौन कौन सी होती हैं? 1 नंबर यानी कि मेष राशि, 3 नंबर यानी कि मिथुन राशि, 5 नंबर यानी कि सिंह राशि, 7 नंबर यानी कि तुला राशि, 9 नंबर यानी कि धनु राशि, 11 नंबर कुंभ राशि। ये विषम राशियां हैं। और सम राशि हैं वृषभ राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और मीन राशि। तो यहां ध्यान दीजिए, अगर विषम राशि में कोई ग्रह 0 से 3 डिग्री के बीच में है और सम राशि में 27 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में है, तो हम ये कहेंगे कि इसके देवता इंद्र हैं। इसके देवता कौन है? इसके देवता इंद्र हैं। और इंद्र के आधार पर हम फलादेश करेंगे। इसी तरीके से यदि विषम राशि में 3 डिग्री से 6 डिग्री तक कोई ग्रह आता है, ये कहां से देखेंगे? लग्न कुंडली में देखेंगे। लग्न कुंडली में देखना है हमको। लग्न कुंडली में देखेंगे कि कोई ग्रह 3 डिग्री से 6 डिग्री में आता है, तो वह क्या होगा? अग्नि के नवमांश में, जो अग्नि के दशमांश में होगा, अग्नि देवता होंगे उसके।
शुक्र और मंगल अधिष्ठित ग्रह होंगे, पहला शुक्र दूसरा मंगल, इनका प्रभाव रहेगा। वहीं सम राशि में 24 से 27 डिग्री तक रहेगा। यहां देखिए इंद्र की जो दिशा है पूर्व दिशा है, वहीं अग्नि की दिशा दक्षिण पूर्व है। पूर्व मतलब ईस्ट, दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट। और वहीं अगर 6 डिग्री से 9 डिग्री विषम राशि में आते हैं कोई ग्रह और 21 से 24 डिग्री सम राशि में है, तो हम कहेंगे कि ये यम देवता आते हैं इसके, और मंगल और गुरु इसके अधिष्ठित ग्रह हैं। पहले मंगल दूसरे गुरु, और दिशा होती है दक्षिण यानी कि साउथ। इसी तरीके से अगर विषम राशि में 9 डिग्री से 12 डिग्री तक आते हैं तो राक्षस होंगे इसके देवता, और राहु और बुध अधिष्ठित ग्रह होंगे। इसी तरीके से सम राशि में 18 से 21 तब भी यही रिजल्ट होगा। दिशा जो रहेगी दक्षिण पश्चिम रहेगी इसकी, राक्षस की। आगे हम इसके बारे में ऐसे ही बात करेंगे, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस चार्ट को अब समझ लेते हैं अच्छे से बारी बारी। सबसे पहले हम यहां पर यदि इंद्र हैं तो क्या फलादेश होगा, इस तरीके से हम इन 10 दिक्पालों को देखेंगे। तो इंद्र को क्या कहा गया है कि ये इंद्र देवताओं के राजा हैं, और इसमें सूर्य आते हैं जो ग्रहराज हैं, ये ग्रहों के राजा हैं। इनकी दिशा होती है पूर्व, और यहां पर हम कहेंगे कि ये ऊर्जा का स्रोत है। ये व्यक्ति के व्यवसाय में राजा या शासन सरकार से संबंध दर्शाता है। यह शक्ति, शांति और संतुष्टि देता है। इस दिशा में सभी दुख और परेशानी समाप्त हो जाती हैं। पूर्व दिशा में प्रार्थनाएं अर्पण की जाती हैं। इंद्र देवताओं का राजा है, इसलिए यह विभाग का मुखिया होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। हम ये कहेंगे अगर इस दशमांश में कोई ग्रह आता है, उसकी दशा चलती है, तो वहां उसका प्रमोशन करा देगा, हेड बना देगा, मुखिया बना देगा। ऐसे ही अगर अग्नि के दशमांश में आते हैं कोई ग्रह, तो अग्नि के दशमांश में आने पर, यहां आप समझ चुके हो, ये मैं बता चुका हूं कितने अंश पर कैसे कैसे आएंगे। तो अग्नि की दिशा दक्षिण पूर्व है, ये दिशा दक्षिण पूर्व दिशा को आग्नेय कोण भी कहा जाता है, यानी कि साउथ ईस्ट है। यह समृद्धि और रिद्धि का परिचायक है। यह सभी दुख, विषाद या उदासी को दूर करने वाले होते हैं। अग्नि सब कुछ भस्म हो जाता है। यहां कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं होता, कोई मानसिक दबाव नहीं होता। सभी चिंताएं, पीड़ाएं, तनाव, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, सब समाप्त हो जाते हैं। इसके शासक जो बनते हैं वह शुक्र बनते हैं और मंगल बनते हैं। अब ये व्यक्ति जिसका अग्नि दशमांश में आता है, जिसके अग्नि देवता है इस दशमांश में आता है, तो हम ये कहेंगे कि ऐसा व्यक्ति ऊर्जा से संबंधित जोशीले व्यवसाय करेगा, जिसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती हो, जोश लगता हो, ऐसे व्यवसाय, या अग्नि से संबंधित व्यवसाय करेगा जिसमें अग्नि का संबंध हो। अब जैसे होटल मैनेजमेंट, होटल का काम करने लग जाए, तो वहां पर यहां अग्नि का हमें स्पष्ट मिल जाएगा। जैसे पुलिस या सेना में कार्य करने लग जाए, तब भी हम इसको ये कह सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, अगर कोई ग्रह यम दशमांश में आ जाए, जिसके देवता यम हो उस दशमांश में आ जाए, यानी कि विषम राशि में 6 डिग्री से 9 डिग्री तक का, सम राशि में 21 से 24 डिग्री तक का आ जाए, तो हम ये कहेंगे कि यह यम के दशमांश में है। यम इसके देवता हैं, मंगल इसके अधिष्ठित ग्रह हैं, गुरु से दूसरे अधिष्ठित ग्रह माने जाएंगे। इसकी दिशा दक्षिण है, यानी कि साउथ है। यम को मृत्यु का देवता कहा जाता है। यह किसी भी तरह की वापसी का कोई रास्ता नहीं। कोई भी व्यक्ति अंत की कल्पना नहीं कर सकता और दिशा का आकलन भी नहीं कर सकता।
यानी कि सभी दुख यहां नष्ट हो जाते हैं। यम जो है वो नियम को निश्चित करते हैं, रूल्स को निश्चित करते हैं, रूल्स रेगुलेशन, लेकिन शक्ति के साथ। तो ऐसा व्यक्ति कानून संबंधित व्यवसाय करता है। अगर किसी का यहां आता है, यानी कि विषम राशि में 6 डिग्री से 9 डिग्री, सम राशि में 21 डिग्री से 24 डिग्री के बीच में लग्न कुंडली में कोई ग्रह अगर बैठा हुआ है तो वह आएगा। मैं आगे कुंडली के आधार पर भी आपको बताऊंगा। यहां पर ऐसा व्यक्ति क्योंकि रूल्स रेगुलेशन बनाने वाला, तो अच्छा प्रशासक हो जाएगा, अच्छा एडवाइजर हो जाएगा। वैसे यहां पर जो कंट्रोलिंग पावर बहुत होती है, जज हो गए, प्रशासक हो गए, वकील हो गए, प्रशासक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जितनी भी जॉब वो यहां से हम देख सकते हैं। मंगल यहां पर आते हैं इसके पहले जो अधिष्ठित ग्रह हैं। अब मंगल का यहां होना सेना से संबंधित कोई व्यवसाय भी दिखा देगा, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी यहां मंगल दिखा देंगे, तो इस क्षेत्र में भी ऐसे लोग चले जाते हैं। आगे बात करते हैं। अगर ये किसी का विषम राशि में 9 डिग्री से 12 डिग्री कोई ग्रह आता है, या सम राशि में 18 डिग्री से 21 डिग्री आता है, तो हम ये कहेंगे कि वो राक्षस देवता है, उनके राक्षस दिक्पाल हैं, और राहु प्रथम ग्रह अधिष्ठित ग्रह और बुध दूसरे अधिष्ठित ग्रह उसके बनते हैं, ये हम कह सकते हैं। इस स्थिति में जब यह स्थिति बने तो यह कहा जा सकता है कि राक्षस हैं कौन। राक्षस जिनकी जो दिशा है दक्षिण पश्चिम है। दक्षिण पश्चिम मतलब साउथ साउथ वेस्ट, जिसको हम बोलते हैं नैऋत्य कोण, या हम दक्षिण पश्चिम को नैऋत्य कोण बोलते हैं, और ये राहु की दिशा भी होती है। अब देखिए यहां पर ये क्या है, देवताओं का अभिशाप है। ये औपचारिक हो या अनौपचारिक, कैसे ही लोगों से मिलते हैं, ये पाप और अपराधों का स्थान भी माना जाता है। जैसे यम से हमने देखा नियम बनना, लेकिन वहीं अगर हम राक्षस से देखेंगे तो ये नियम ब्रेक करेगा, रूल्स ब्रेक करेगा, नियम तोड़ेगा, ऐसे काम करेगा जो नियमों से हटकर होंगे, जिसमें नियम लगते ही नहीं होंगे, ऐसे व्यापार करेगा। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि राहु से जो भी कार्य होता है तो वो रहस्यमय कार्य होते हैं, जिसका आप बता नहीं सकते ये करता क्या है। सब कुछ छुपा छुपा कार्य करेगा, सब कुछ रहस्यमय होगा। तो रहस्यमय कार्य कराते हैं जिनका राहु में ग्रह हो, ठीक है, जिनका राक्षस में ग्रह हो, ठीक है। आगे बात करें। अगर अब हम बात करें कि अगर वरुण की बात करते हैं जो कि 5वें दिक्पाल है। अब देखिए अगर 12 डिग्री से 15 डिग्री तक, 12 डिग्री से 15 डिग्री तक विषम राशि में और 15 डिग्री से 18 डिग्री तक सम राशि में कोई ग्रह आता है, तो वह ग्रह वरुण के क्षेत्र में आता है, मतलब वरुण उसके देवता हैं। और इनके पहले ग्रह शनि माने जाएंगे जो अधिष्ठित ग्रह हैं, दूसरे शुक्र माने जाएंगे। तो प्रभाव शनि का अधिक होगा, शुक्र का उनसे कम होगा। दिशा इनकी वेस्ट होती है, पश्चिम होती है। अब देखिए वरुण का संबंध जल से है, पश्चिम दिशा है। यह कहा जाता है कि ये विदेशी यात्रा और उनसे होने वाली परेशानियों का भी अपना प्रतिनिधित्व दिखाते हैं। अगर हम ये कहें कि ये भाव कुशलता पूर्वक अनंत प्रतिभा और विचारधारा की गहराई भी हो सकता है, तो इसमें कोई दो राह नहीं है। जल की गहराई, विचारों की गहराई। तो यहां पर दशमांश के द्वारा जो शासित है, इसका जो व्यवसाय संबंध बनेगा वह जल से संबंधित व्यवसायों से होगा, जैसे जहाज से संबंधित व्यवसाय, ठीक है, मछली उद्योग हो गया, दवाइयां हो गई, दवाइयां भी इसमें आती हैं क्योंकि जल होता है दवाइयों में, तो जल का प्रभाव यहां देखने को मिलेगा, तो दवाइयां हो सकती हैं। ऐसे व्यवसाय करते हैं। आगे बात करते हैं। अगर
देखिए यहां तक, अब चलते हैं हम छठे दिक्पाल यानी कि छठे देवता की तरफ। अगर अगर कोई ग्रह विषम राशि में 15 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में हो और सम राशि में 12 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में हो, तो हम ये कहेंगे कि वह वायु के दशमांश में आते हैं, और ये छठे दशमांश में आते हैं, और ये वायु का है, वायु शासक है, देवता है इसके। चंद्रमा और शनि, पहले चंद्रमा दूसरे शनि, दिशा उत्तर पश्चिम, जिसको हम बोलते हैं वायव्य कोण यानी कि नॉर्थ वेस्ट। इस दिशा में, जैसे ये चंद्रमा की दिशा है, चंद्रमा यहां अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, तो यहां पर हम ये कहेंगे कि ये वायु के क्षेत्र में है, मतलब वायु देवता है इसके। अब वायु की अपनी प्रकृति को अगर आप जानोगे तो वायु और चंद्रमन, ठीक है, तो यहां पर यह बुद्धिमानी, पढ़ने से संबंधित व्यवसाय, पठन पाठन से संबंधित व्यवसाय, जिनको हम बहुत आसानी से, देखिए वायु की क्या है, वायु परिवर्तित होती रहती है, अभी यहां अभी कभी कहां, तो ये ऐसे व्यवसाय हैं, तो ऐसे व्यवसाय जिनको आप बदल सकते हो, कभी भी चेंज कर सकते हो। अगर यहां पर आते हैं तो कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति लेखक हो सकता है, अध्यापक हो सकता है, कोई ऐसा विचारक हो सकता है, सोचने वाला। अब चंद्रमा इस दिशा के स्वामी है, तो चंद्रमा का जो बल होगा वे व्यवसाय के मार्ग को निर्धारित करता है। अगर वह कुंडली में अच्छे हैं तो और अच्छा अपना प्रभाव दिखाएगा। अब ये हमने समझ लिया, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, अगर लग्न कुंडली में कोई ग्रह 18 से 21 डिग्री में बैठा हुआ है विषम राशि में, और सम राशि में 9 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में बैठा हुआ है, तो हम ये कहेंगे कि वह कुबेर के, जिसके देवता कुबेर हैं, ये 7वां दशमांश है, कुबेर देवता हैं, बुध पहले अधिष्ठित ग्रह हैं और चंद्र दूसरे हैं। तो यहां पर कुबेर कौन है? कुबेर धन के देवता हैं, और जिस व्यक्ति के पास में धन होता है उसको कोई नहीं हरा सकता। धन बहुत बड़ी चीज है और वो सामर्थ्य रखता है किसी भी तरह के बुरे लोगों को हराने के लिए, क्योंकि कुबेर हैं, देवता हैं। तो यहां पर ये पाप कर्म नहीं, अच्छे कामों से पैसा कमाने वाले होते हैं, बुद्धि से धन कमाने वाले होते हैं, लोगों को एडवाइस देकर धन कमाने वाले होते हैं। तो विशेषकर धन से संबंधित सलाह यहां पर देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जिनका कुबेर देवता होते हैं तो वो ऐसे कार्य करते हैं जो एडवाइस तो देते हैं, लेकिन एडवाइस किससे संबंधित देंगे? एडवाइस वो टैक्स से रिलेटेड देंगे। तो ऐसे कर सलाहकार हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, जो इस दशमांशा में आते हैं 7वें में। 8वें की तरफ बढ़ते हैं। 8वें दशमांश की बात कर लेते हैं। तो 8वें में अगर आपका कोई ग्रह लग्न कुंडली में 21 से 24 डिग्री है और विषम राशि में, और सम राशि में 6 से 9 डिग्री है, हम ये कहेंगे कि वह 8वें दशमांश में आता है। 8वां दशमांश के जो देवता हैं वो ईशान हैं, और इसके पहले अधिष्ठित ग्रह गुरु हैं, दूसरे राहु हैं। अब देखिए, ये जो दिशा है बहुत शुभ है, तो यहां देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, व्यक्ति अपने आप में सिद्ध होता है, शांति प्रिय होता है, यहां पर उसको ज्ञान खूब होता है, अज्ञान तो उसकी नष्ट हो जाती है, युक्तियां बहुत होती हैं उसके पास में। राहु युक्ति देते हैं, वहीं गुरु ज्ञान देते हैं, तो दिशा भी बहुत अपने आप में यहां पर अच्छी मानी जाती है। ये दिशा कौन सी होगी? उत्तर पूर्व, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसको हम ईशान कोण भी बोलते हैं। अब देखिए, यहां पर अगर कोई ग्रह आता है तो वह व्यक्ति बताता है कि ऐसा व्यक्ति पुजारी हो सकता है, एडवाइजर हो सकता है, कोई करियर काउंसलर भी हो सकता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी हो सकता है, बैंक से संबंधित व्यवसाय से भी वह हो सकता है। कुल मिलाकर वह जो ज्ञान बांटे अपना,
अपना ज्ञान बांटे, हर क्षेत्र में ज्ञान बांटने की क्षमता है जिसमें, वो यहां पर आएगा, ईशान में आएगा, 8वें दशमांशा में आएगा। अब हम आगे बात करते हैं 9वें की। देखिए 9वां दशमांश कब बनेगा? जब अगर विषम राशि में कोई ग्रह 24 से 27 डिग्री और सम राशि में 3 से 6 डिग्री पर आता है, तो हम ये कहेंगे कि वह 9वें दशमांश में आ रहा है, जिसके देवता ब्रह्मा है। और इसके पहले जो ग्रह माने जाएंगे वो चौथे भाव के स्वामी और दूसरे माने जाएंगे पहले भाव के, जो भी है। यहां से हम देखेंगे तो ब्रह्मा क्या है, अब ये क्षेत्र देखिए, दिशा देखिए, पाताल मतलब अधो, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मतलब निम्न स्तर या अधोमुखी दिशा में इसको कह सकते हैं। ब्रह्मा कौन है? सृष्टि के रचयिता, और ये बड़े ज्ञानी भी हैं। अब नीचे गहराई की तरफ जाते हैं, मतलब आंतरिक संतुष्टि की तरफ लेकर चलते हैं। अब समृद्धि की तरफ लेकर चलेंगे तो कहां मिलेगी समृद्धि? पाताल में, मतलब जमीन से संबंधित व्यवसाय, जमीन के अंदर के व्यवसाय, किसी के भी जड़ के व्यवसाय, ऐसे जड़ के मतलब रूट से रिलेटेड व्यवसाय ऐसे करते हैं। बहुत कहते हैं डीप नॉलेज लेना, डीप चीजों को लेकर चलना, गहराई से चीजों को निकालना, जमीन से नीचे से निकालना, हीरे मोती जो भी है, कोयला, कुछ भी अगर आप जमीन से नीचे से निकालते हो वो इस क्षेत्र में आते हैं। पेट्रोल भी निकाल रहे हो तब भी, क्योंकि अंदर से नीचे आप जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, जहां भी आप व्यवसाय के लिए नीचे जाओ वो ब्रह्मा है। तो यहां हम इसको समझ पाए। अब बढ़ेंगे हम अगले दशमांश की तरफ। अगर यहां देखिए कोई विषम राशि में ग्रह लग्न कुंडली में 27 से 30 डिग्री पर है और सम राशि में वह बैठा हुआ है 0 से 3 डिग्री पर, तो हम कहेंगे कि ये 10वें दशमांश में आता है। इसके जो देवता है अनंत है, और पहला ग्रह जो 10वें भाव का स्वामी और दूसरा केतु माना जाएगा इसमें। देखिए ये बहुत ऊपर की तरफ है, आकाश है, यानी कि अनंत है, ऊपर की तरफ जाने के लिए है। तो हम कहेंगे अति उच्चता या चरम स्थान या वह दिशा जो हमसे परे है, जिसका प्रसार अनंत है, मतलब फैलाव बहुत ऊपर तक, अनंत, कोई पता नहीं, इन्फिनिटी, उसका हम कोई आंकलन नहीं कर सकते। और यहां पर ये अंत भी है। और देखिए यहां से ये माना जाता है कि आकाश अनंत भगवान विष्णु का नाम भी है, तो ये विष्णु जी की दिशा है। और इस दिशा में बलि दशम भाव, अगर दशम भाव बलवान हो जाए, ध्यान दीजिए, तो विश्वव्यापी ख्याति आपको देता है। मतलब जो महान आत्माएं होती हैं, जो प्रसिद्ध होती हैं, वो इस दशमांश में आती हैं, प्रसिद्धि देता है। यहां इस चार्ट को आप समझ चुके होंगे अच्छे से। आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे एक चार्ट है, इस चार्ट से हम इसको समझेंगे। एक दो टॉप ले लेते हैं हम, जैसे कि यहां पर सबसे पहले लग्न देखते हैं। ये लग्न देखिए क्या है, ये कर्क राशि है। लग्न में कौन सी है? कर्क, कर्क लग्न है। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपने पहले शुरू में देखा होगा तो पाराशरी में मैंने कहा था कि अपने से 9वीं राशि में अगर सम है तो अपने से 9वीं राशि में, अपने से 9वीं राशि इनकी कौन सी बनेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 12वीं। अब देखिए यहां पर आया 12, मतलब इस तरीके से हमें समझना है। फिर 12 से आगे चलोगे तो लग्न को हम चेक कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए और समझिए, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आप सब लोगों को आज की इस वीडियो से पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा, कुछ छूटेगा नहीं जहां तक है। अब देखिए दूसरा, देखिए अब हम किसी ग्रह को उठाते हैं, ये तुला राशि, एक सम का उठाएंगे और एक विषम का उठाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। यहां देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं एक विषम का, एक सम का। पहले हम लेते हैं
विषम राशि का, जैसे कि मंगल है, मंगल किस में है? विषम राशि में। कहां आते हैं? विषम राशि में आते हैं, 26 डिग्री पर आते हैं। देखिए जरा नीचे मैंने चार्ट को थोड़ा सा यहां दिया है, कौन सी राशि में? विषम राशि में। विषम राशि में देखिए 26 डिग्री पर कौन से आ गए? ये ब्रह्मा के, यहां अगर आप देख पाओगे तो ये ब्रह्मा के, मतलब ये 9वें दशमांश में आते हैं। किस में आते हैं? 9वें दशमांश में आते हैं। अब ये मंगल बैठे कहां पर है? यहां बैठे हैं, यहां पर। अब ये दशमांश कुंडली में यहां बैठे हुए हैं, कौन सी? चौथे भाव में है। किसके में? ब्रह्मा के में। अब ये चौथा भाव बली होना चाहिए, और देखिए चौथे भाव में बैठे हुए हैं, और दूसरा पहला भाव। तो हम इस तरीके से देखेंगे, ये समझ में आ गया कैसे देखना। अब हमें पता चल गया किसके में? ब्रह्मा के में है। मंगल किसके में है? ब्रह्मा के दशमांश में आते हैं। इस तरीके से शुक्र को देखिए जरा, शुक्र को अगर आप देखोगे तो यहां शुक्र किस में है? एक सम राशि में बैठे हुए हैं। अब शुक्र कितने डिग्री के? 14 डिग्री के। देखिए जरा सम राशि में 14 डिग्री कहां आती है? देखिए ध्यान से देखिए, सम राशि में 14 डिग्री आती है यहां पर, कुबेर। ठीक है, तो कह सकते हैं हम कि ये जो शुक्र हैं ये दशमांश कुंडली में कुबेर के दशमांश में, मतलब धन, जब अपनी इनकी दशा आएगी तो धन खूब देंगे। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां भी हम देखें तो कहां बैठे हैं ये? यहां बैठे हैं, कहां पर? लाभ भाव पे, व्यवसाय से लाभ, कार्य से लाभ। तो ये लाभ देते हैं इस समय स्थिति में शुक्र। ठीक है, यहां तक आप समझ पाए इसको? इस तरीके से हम यहां समझेंगे। मैंने सम का बता दिया, विषम का बता दिया, लग्न का बता दिया। तो हम यहां से अब इनका फलादेश आप कर सकते हो, कैसा व्यवसाय करेगा, क्या करेगा। यहां पर एक बात ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि जब भी हम फलादेश करेंगे इस तरीके से, तो एक बात को ध्यान रखिए कि जन्म कुंडली में, जो जन्म कुंडली के लग्नेश हैं, अब लग्नेश कौन बनेंगे? चंद्रमा। और दशमांश वर्ग कुंडली के दशमेश यहां कौन बनेंगे? बृहस्पति। इनके जो अधिष्ठाता, जो स्वामी हैं, उनको देखना होगा। तो हम किसको देखेंगे? बृहस्पति किसके उसमें आते हैं? जरा चेक कीजिए, बृहस्पति यहां पर 13 डिग्री के हैं। कौन सी राशि में? विषम राशि में। अब विषम राशि में 13 डिग्री कहां तक आएगी? ये आ गए वरुण के, किसमें आते हैं? वरुण। तो ये लग्नेश किस्म, ये दशमेश इसके किस्म आ गए? वरुण के, मतलब विदेश से नुकसान, लेकिन जल से संबंधित व्यवसाय, दवाइयों से संबंधित व्यवसाय, यहां हमें दिखाई दिया। और वहीं लग्न को देखें, लग्नेश कौन है? चंद्रमा। तो चंद्रमा कितने डिग्री के आते हैं? यहां पर 2 डिग्री के। अब ये चंद्रमा देखिए किस में आते हैं? विषम राशि में है, तो ये इंद्र के दशमांश में आ गए। यहां से इंद्र कौन है? विभाग का हेड बनाएगा, मुखिया बनाएगा। इस तरीके से हम निर्धारण करेंगे कि ये कार्य जो करेंगे, किसी से संबंधित कार्य करें, लेकिन वहां पर ये क्या करेंगे? अपने, और देखिए यहां चंद्रमा की स्थिति देखिए, चंद्रमा यहां कहां बैठे हैं? तो चंद्रमा हमें यहां पर मिले, अभी चंद्रमा हमें कहां मिले हैं? देखिए दशम भाव में, दशम भाव में मिले हैं। तो ये एक स्थिति हमें बताती है कि वो चंद्रमा किसमें थे? वरुण के दशमांश में, जो शनि के क्षेत्र में भी आते हैं। ठीक है, ये हमें इस तरीके से इनको, इनका फलादेश करना है, इसको समझना है। ये आप समझ चुके हैं, आगे हम बात करेंगे। अब हम समझेंगे कि D10 चार्ट के दशमेश, दशम भाव के मालिक, D10 चार्ट के दशम भाव के मालिक यानी कि दशमेश, ये जैसे यहां पर शनि है, तो शनि को तो देखते ही देखते हैं इसमें, क्योंकि कर्म क्षेत्र के जो प्रमुख माने जाएंगे वो शनि ही माने जाते हैं। ठीक है ना। अब यहां पर वैसे भी कोई भी ये निकल के आए, जैसे कि अभी हमने चेक करी तो वहां पर धनु राशि आ रही थी दशम भाव में, तो वो कौन थे? बृहस्पति थे। तो इसी तरीके से हमें देखना है कि दशम भाव को देखना है कि दशम भाव के, देखिए जब भी कभी व्यवसाय का आकलन करें तो दशमें, जो D10 के दशम भाव को लग्न बना लें, ये ध्यान रखना है। यहां पर दशम भाव के जो स्वामी हैं
उसकी स्थिति को देखेंगे, उसका फल हमें जानना बहुत आवश्यक है। देखिए, यहां पर अगर इनके ऊपर कोई अन्य ग्रह की दृष्टि हो, युति बने, तो उसका फल थोड़ा सा परिवर्तित हो जाएगा। उस ग्रह की किसके साथ युति बन रही है, किसके साथ दृष्टि संबंध है, उसके आधार पर। लेकिन अभी हम ये मानकर चलते हैं कि केवल दसम भाव के जो D10 के दसम भाव के लॉर्ड हैं, वो अगर अलग अलग भावों में बैठे तो क्या स्थिति होती है। अब दशमांश कुंडली के दशमेश अगर यहां पर बैठ जाए लग्न में, तो यह अच्छी स्थिति होती है। व्यक्ति वेल एजुकेटेड होता है, नॉलेजेबल होता है और बहुत ज्यादा फेमस भी होता है। धन संपत्ति सब कुछ उसके पास में होती है। इस पे अगर कोई पाप ग्रह या 6, 8, 12 इनके साथ में अगर कोई युति हो जाए, तो यह बताती है कि ऐसा कार्य करे जो कपटपूर्ण हो। कहीं ना कहीं यहां पर यह कपट दिखाएगी, कहीं ना कहीं यहां पर जालसाजी दिखाएगी। कार्य ऐसा करेगा जिसमें 420 का काम रहेगा। शुभ ग्रह ऐसा नहीं कराते, शुभ ग्रह कपट का कार्य नहीं कराते, ये ध्यान रखना है। अगर दशमांश कुंडली के दशमेश दूसरे भाव में चले जाएं, तो दूसरे भाव में जाने का अर्थ है इस भाव से हम क्या देखेंगे, वाणी देखेंगे, जो खाने पीने से संबंधित यानी कि फूड से रिलेटेड जो कोई इंडस्ट्री है उसको देखेंगे, खाद्य उद्योग देखेंगे, पारिवारिक व्यवसाय को भी यहां से देखते हैं। तो इस भाव से हम ये देख सकते हैं। तो धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ऐसा व्यक्ति लगातार प्रयास करता है, और इस भाव के स्वामी और इस भाव के अगर पीड़ित हो जाता है, तो वहां पर धन समृद्धि और पद की हानि को बताता है कि यहां पर यह पद की हानि हो सकती है। वहीं अगर दशमांश कुंडली के दशमेश तीसरे घर में चले जाएं, तीसरे भाव में, तीसरा भाव मेहनत का है, साहस का है, पराक्रम का है, कम्युनिकेशन का है, जो भी आपके कम्युनिकेशन है, तो खुद से व्यक्ति इतनी मेहनत करता है, कठोर परिश्रम करके सफलता हासिल करता है। यहां से हम संचार व्यवस्था भी देखते हैं, छोटी छोटी यात्राएं भी होती हैं, लेखन कार्य भी यहां से होते हैं, ये देखे जाएंगे। अगर यहां अशुभ ग्रहों की स्थिति बन जाए तीसरे भाव में, तो साहस और सामर्थ्य भी देती है। अशुभ ग्रहों की युति साहस भी देगी और सामर्थ्य भी देगी, लेकिन यहां पर दृष्टि अच्छी नहीं होती, यह ध्यान रखना। अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो वो खराब है, लेकिन साथ बैठे हैं तो वहां साहस देंगे, सामर्थ्य देंगे कार्य करने की। इस तीसरे भाव में यहां पर ऐसा व्यक्ति अधिकतर व्यवसाय बदलता रहता है। अगर दशमेश यहां तीसरे भाव में, तो व्यवसाय बदलता रहेगा। नौकरी होगी तो ट्रांसफर होते रहेंगे, ऐसी नौकरी होगी अगर दशमेश तीसरे भाव में है। तो अगर D10 के दशमेश चौथे भाव में बैठे तो क्या होगा। देखिए, चौथा भाव आपके मूल का, मतलब जहां आप पैदा हुए उसको भी आपकी संतुष्टि का है, तो ये जन्म स्थान से ही व्यक्ति संपन्न होता है, और सत्ताधारी भी उसको कहा जा सकता है, उसको सत्ता भी मिल सकती है। ऐसा व्यक्ति दयालु भी होता है, दानवीर भी होता है, परोपकारी भी होता है। अब एक मैं इसके लिए आपको एक युति बता देता हूं कि ऐसी स्थिति में जब दशमेश यहां बैठे हो और यह शनि और नवम भाव भावे से संबंधित हो जाए, शनि से संबंधित हो जाए, अगर मान के चलिए शनि से संबंधित हो जाए और नवम भाव या भावे से संबंधित हो जाए, तो भी, तो नवम भाव से कोई संबंध बना ले, भावे से कोई संबंध बना ले, तब मान कर चलिए शनि यहां बैठ जाए, सपोज करो 7, 8, 9, 10 शनि की दृष्टि यहां गई, शनि से संबंध बना, ठीक है, पहली बात। दूसरा,
इसके साथ साथ में शनि से संबंधित हो जाए और नवम भाव या भावेश उसके साथ में संबंध बना लें, तो जैसे शनि तो खुद यहां पर कौन है, 10 में से, तो खुद शनि इस कंडीशन में आकर बैठ जाए। सपोज कीजिए मैंने ये कुंडली ले ली है, तो यहां पर शनि बैठ जाए, इसको भाव समझिए, इसको राशि मत समझिए अभी, तो यहां बैठ जाए और यहां इनके साथ में गुरु जो कि नवम भाव के अधिपति होते हैं, तो कुल मिलाकर गुरु मत देखना, नवम भाव के जो अधिपति हैं उनका संबंध बन जाए इस भाव में, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति राजनीति में सक्रिय हो जाएगा, राजनीति के क्षेत्र में सफल होगा, सक्रिय हो जाएगा, उसको लोग पहचानने लगेंगे, प्रसिद्धि मिल जाएगी। पंचम भाव की तरफ बढ़ते हैं। अगर दसम भाव के मालिक पंचम भाव में विराजित हो जाएं, तो पंचम भाव से वो उसको फेमस कर देंगे, अच्छी एजुकेशन दे देंगे, बहुत बुद्धिमान बना देंगे। लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने कार्य क्षेत्र के लिए, अपने कर्म क्षेत्र के लिए लड़ता है और लंबे समय तक उसको नहीं झेल सकता, लंबे समय तक नहीं संभाल पाता, या छोटी मोटी समस्याएं, मुश्किलें हमेशा बनती रहती हैं और व्यक्ति को जीविका बदलने के लिए मजबूर करती रहती हैं। लेकिन जातक की संतान बहुत प्रसिद्ध होती है और समाज में उच्च पद भी प्राप्त करते, या ये कह सकते हैं कि संतान के साथ लेकर संतान के जन्म के बाद में ऐसा व्यक्ति व्यवसाय में तरक्की करता है, ये भी हम कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, या ये कह सकते हैं कि संतान कमाती है, उससे वो लाभ लेता है, उसका जो जीविकोपार्जन का माध्यम है संतान के माध्यम से होता है। इस तरीके से भी हम इसको बता सकते हैं। अगर दसम भाव के मालिक छठे घर में चले जाएं, अब छठा घर नौकरी का भी है, तो कंपटीशन का भी है, तो ये नौकरी दास्ता, देखिए नौकरी दास्ता ही है। व्यक्ति अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कहां पर हो जाएगा निर्भर, अपने भाग्य पर। क्यों हो जाएगा, अगर यहां देखोगे तो दसम को, मैंने कहा आपसे दसम भाव को लग्न बना लो। अब दसम भाव को लग्न बनाओगे तो मैं मान के चलिए ये मेष लग्न निकल के आई, सपोज कीजिए मेष लग्न है, कोई भी आ सकती है, आपको दसम भाव को लग्न बनाना है। तो जब दसम भाव को लग्न बनाओगे, अब दसम भाव को जब लग्न बना लोगे, तो अब देखिए यहां पर देखिए दसम भाव को जब लग्न बना लोगे, पहले कहां था, यहां था ये दसम भाव, अभी हमने लग्न बना लिया। अब लग्न बना लिया तो जो हमारा छठा भाव था, अब वो कहां पहुंच गया, अब वो भाग्य बन गया। तो ऐसा व्यक्ति भाग्य पर आधारित हो जाएगा, भाग्य पर निर्भर हो जाएगा। यह भाव समाज की समस्याओं से संबंधित होगा, जैसे बीमारी हो गई, ऋण हम देखते हैं, इसी से शत्रु और व्यक्ति इनके द्वारा भी अपनी वो आजीविका को कमाता है, मतलब लोन पर पैसा उठाने लग जाएगा, लोन देने लग जाएगा, शत्रुओं से कुछ ना कुछ ऐसा करेगा, केस कर दिया किसी के ऊपर, करता है। अब देखिए सातवें भाव की तरफ बात करते हैं। सातवां भाव, अगर दसम भाव का मालिक सातवें भाव में बैठ जाए जाकर, सातवां भाव क्या देगा, एक अच्छा व्यवसायिक योग्यता दे देता है और बहुत सारा जो लाभ देगा वो साझेदारी में देगा। ये कॉर्पोरेट हाउस को भी दिखाता है। अगर कोई विदेशी साझेदारी हो या यात्रा का व्यवसाय हो, तो यहां पर बहुत अच्छा ये दिखाता है कि व्यवसाय करेगा, यात्रा का व्यवसाय होगा, ट्रेवल एजेंसीज होंगी, विदेशी साझेदार हो सकते हैं फॉरेन से रिलेटेड, ठीक है, कॉर्पोरेट हाउसेस हो सकते हैं, ये सब चीजें दिखाएगा जहां पर लोगों के सहयोग से काम करें। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े, चलिए दसम भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में बैठ जाए, अगर अष्टम भाव में बैठ जाए, दसवां कुंडली की बात कर रहे हैं हम कि इस समय आठवें भाव में बैठ जाए, तो ये व्यवसायिक करियर की जो चुनौतियां हैं, जो आपके करियर की चुनौतियां हैं, यहां से दिखेंगे आपको, नए नए परेशानियां मिलेंगी। अगर लग्न बलवान हो तो व्यक्ति संघर्ष के बाद ऊंची प्रतिष्ठा और पद प्राप्त करता है। शुभ संबंधों के साथ जातक व्यवसाय को शीघ्रता से ऊंची प्रतिष्ठा और स्थान भी पहुंचा देता है। लेकिन
दसम भाव के मालिक अष्टम में बैठे, लेकिन लग्न बलवान होना बहुत आवश्यक है, ये ध्यान रखिए, तभी सफल होगा, समस्याओं से निकल के ऊपर उठेगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहां चुनौतियां बहुत मिलेंगी। देखिए, जब तक आपके सामने कोई टारगेट ना हो, कोई चुनौती ना हो, तब तक उस कार्य में कोई इंटरेस्ट भी नहीं आता, इसलिए आवश्यक भी है। आगे बात करें, अगर दसम भाव का मालिक नवम भाव में चला जाए, तो ये नवम भाव में जाने के बाद में एक राजयोग बनाता है। जातक को धन, समृद्धि, उच्च पद भाग्य से मिल जाता है, मेहनत इतनी नहीं, भाग्य भाग्य चलता है आगे। लेकिन नौकरी में परिवर्तन होते रहते हैं, एक करी दूसरी करी, एक छोड़ी दूसरी मिली, दूसरी मिली तीसरी छोड़ी, मतलब नौकरी मिलती भी जाती है और वो बदलता भी जाता है। या फिर ट्रांसफर वाली जॉब मिलती है उसे, ट्रांसफर की जॉब, ट्रांसफर हो गया यहां से यहां, यहां से यहां, इस तरीके के। चलिए आगे देखें, अगर दसम भाव का मालिक अपने ही भाव में बैठे, दसम भाव में ही बैठे, तो व्यवसाय में ये ऊंची प्रतिष्ठा और पहचान देता है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, ये कर्म, सभी संपूर्ण कर्म यहां से देखेंगे। जातक मान सम्मान और यश प्राप्त करेगा, और यदि ये पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति गलत तरीकों से, गलत प्रयोजनों से ख्याति प्राप्त करता है। ख्याति तो मिलेगी, लेकिन पीड़ित होने पर गलत तरीके से मिलेगी, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, अगर दसम भाव का मालिक एकादश भाव में चला जाए, तो जो भी व्यवसाय करे उसी में भाग्यशाली हो, कम से कम प्रयास करे, सफलता ज्यादा मिले, बहुत लोगों को रोजगार देने वाला हो जाता है, और जातक के एक समय में एक से अधिक व्यवसाय भी होते हैं। वहीं अगर दसम भाव के मालिक 12वें भाव में हो, दशमांश कुंडली के दशमेश 12वें भाव में चले जाएं, तो यहां पर 12वां भाव है विदेश का, जेल का, ठीक है। तो विदेश से संबंधित, अब ऐसा नहीं जेल जाएगा, नहीं, विदेश से संबंधित इनकम जनरेट करेगा, मतलब विदेशी संबंधित व्यवसाय करेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यवसाय करेगा, या फिर अस्पताल से संबंधित व्यवसाय करेगा, या जेल से संबंधित व्यवसाय करेगा, काल कोठरी का, निर्जन स्थान, इनसे सबसे संबंधित व्यवसाय देता है। लेकिन दशमेश तो पहुंच गए, यहां पर दशमेश तो यहां पर पहुंच गए, लेकिन अगर दशमेश के साथ साथ इस 12वें भाव का मालिक भी यहां पर आ जाए, ध्यान से समझना, अगर दशमेश 10th लॉर्ड प्लस 12th लॉर्ड एक साथ हो जाएं इस 12वें भाव में, तो कोई व्यवसाय करे तो उस व्यवसाय में असफलता मिलती है, 100% ये देखा गया है। चलिए, यहां हम इस पॉइंट को समझ चुके, दशमेश की स्थितियों को समझ चुके। अब हम आगे बात करेंगे दशमांश कुंडली का कैसे जो परीक्षण है कैसे करें, कैसे जांच करें, तथ्यों की जांच कैसे करें, ये सीखना भी बहुत आवश्यक है। देखिए, जन्म कुंडली के लग्नेश को D10 में देखिए, इसको समझ लेते हैं। जैसे ये लग्न कुंडली हमने एक ले ली, एक हमने दशमांश कुंडली ले ली, तो हमको क्या देखना है, सपोज कीजिए मेष लग्न की कुंडली है, दूसरी जो दशमांश है वो वृषभ लग्न में, ठीक है। जन्म कुंडली के लग्नेश को D10 में देखिए। अब यहां लग्नेश मंगल बने, इनको D10 में देखो, D10 में कहां पर है। अगर ये D10 में बलवान हो जाए, मंगल यहां बैठ जाए, अपनी ही राशि में बैठ जाए, ठीक है, यहां बैठ जाए, उच्च के हो जाए, तो बलवान हो रहे हैं इस समय। अगर ये बलवान हो जाते हैं, बली हो जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपने कार्य के लिए समर्पित होता है और किसी भी गलत कार्य के लिए वचनबद्ध नहीं होता, सही रास्ते पर होता है, सही रास्ते पर चलता है। लेकिन अगर यही लग्न कुंडली के लग्नेश D10 चार्ट में किसी खराब जगह पर बैठ जाए,
6, 8, 12 में चले जाएं, जैसे कि हम देखते मंगल यहां चले जाएं, मंगल नीच के हो जाएं, किसी पापी ग्रह की इन पर दृष्टि हो जाए, पापी ग्रह शनि बैठ जाए साथ में, या शनि की दृष्टि हो जाए, शनि यहां बैठ जाए, दृष्टि डालें इनके ऊपर, तो इस तरीके से हम देख लें। राहु की दृष्टि पड़ जाए, यहां राहु बैठ जाए, देखने लगे, कोई ऐसी स्थिति बन जाए, तो ऐसे में व्यवसाय में यह अशुभ जो दृष्ट है, तो व्यवसाय में वृद्धि नहीं होती है और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये आप समझ लीजिए। आगे देखते हैं। आगे हम अगर D10 के दशमेश को देखेंगे, अब देखिए D10 का दशमेश, अब यहां शनि बनते हैं, ठीक है। D10 के दशमेश को D10 में देखो, अगर यहीं पर ये बलवान है, शनि अच्छी जगह बैठे हुए हैं, बलवान है, बली है, अच्छे स्थान पे बैठा हुआ है, ठीक है, मित्र के घर में बैठा हुआ है, शनि यहां बैठ के मित्र के घर में बैठ गए, बलवान है, शनि यहां बैठ गए, बलवान है, अच्छी स्थिति है, ठीक है। तो जातक को जीविका बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से मिल जाती, चलती रहती है। जातक के आय के कई स्रोत होते हैं और समाज में प्रतिष्ठित भी होता है, ये ध्यान रखिए। मतलब दशमांश कुंडली का दशमेश अच्छी पोजीशन पर होना चाहिए, दशमांश कुंडली में ही। फिर दूसरी कंडीशन क्या देखते हैं, और भी सूत्र देख लेते हैं, यहां तक अगर आप समझ चुके हो तो। D10 के लग्न, D10 का लग्न को देखिए, D10 के लग्न, D10 के लग्न को देखो, D10 में, इसी में देखो, लग्नेश कौन हो गए, यहां शुक्र हो गए। देखिए लग्न क्या करेगा, आपके व्यवसाय और आजीविका कमाने के लिए इसका बलवान होना बहुत आवश्यक है। अगर लग्न बलवान है, किसी पाप कर्तरी में नहीं आती है, अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, बलवान है, चंद्रमा बैठ जाए, अच्छे ग्रह हैं, बलवान हो जाते हैं, चंद्रमा वैसे भी उच्च के हो जाते हैं, यहां पर स्थितियां शुक्र बैठ जाएं, तो जातक व्यवसाय की छोटी छोटी समस्याओं को देख ही नहीं पाता, प्रभावित नहीं होता उनसे। लेकिन अगर यहीं पर यह लग्न कमजोर हो जाए, पाप कर्तरी में आ जाए, दुष्ट ग्रह देखने लग जाए, कोई राहु जैसे ग्रह बैठ जाए, तो वहां पर व्यवसाय के लिए इसको अच्छा नहीं माना जाता। आगे बात करेंगे। D10 का दसम भाव और दशमेश बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि ये अच्छी स्थिति में है, शुभ है, तो व्यक्ति अपने काम में बहुत एक्सपर्ट होगा और चारों तरफ से उसको सफलता मिलती जाएगी। दसम भाव दशमेश का संबंध 6, 8, 12 से अगर है, तो व्यवसाय में समस्याएं और अचानक परिवर्तन भी दिखाएगा। कहने का अर्थ है कि अगर जैसे यहां पर शनि बनते हैं दशमेश, अगर ये अच्छी पोजीशन में यहां बैठे, जैसे बहुत अच्छी कंडीशन, ठीक है, शुभ स्थिति में, और अगर ये 6, 8, 12 इनमें चले जाएं, विशेषकर देखिए यहां पर किसमें पहुंच गई, अपनी नीच राशि में, तो अब ऐसी स्थितियां जब हों तो व्यवसाय में समस्याएं, अचानक परिवर्तन, ये सब कुछ देखने को आपको मिलता रहेगा। आगे और समझ लेते हैं। देखिए दशमांश में हमको सूर्य और शनि की स्थिति को, या कुंडली के आधार पर मत देखिए, हमको यहां पर यह ध्यान में रखना होगा कि शनि की स्थिति को देखिए और सूर्य की स्थिति को देखिए, दृष्टि युति हो, इस तरह का अवश्य अवलोकन हमको ये करना होगा। देखिए केंद्र में अगर बलवान सूर्य है, अगर केंद्र में बलवान सूर्य है, सपोज कीजिए मेष है, D10 हम ऐसे लेके चले, D1, D10, ठीक है, हमें D10 में ही देखना, सूर्य को देखिए। अगर केंद्र में सूर्य बलवान स्थिति में है, जैसे मान के चलिए मेष राशि में बैठा हुआ,
तो हमें ये बताएगा कि ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी करेगा, उससे अत्यधिक लाभ भी लेगा। ये प्रशासनिक कार्य, दूरदृष्टि और व्यवसाय में उन्नति भी देता है। व्यवसाय करेगा तो वह उसमें बहुत उन्नत होगा। लेकिन वहीं अगर ये सूर्य 6, 8 और 12 इन भावों में है, 6, 8, 12 में है और निर्बली होते हैं, तो ये सरकार से समस्याएं देगा। बिजनेस किया आपने कोई शुरू, पता चला वहां पर गवर्नमेंट ही आ गई चेक करने के लिए, सैंपल चेक करने लगी, आपके समस्याएं बन गई। आप इस कंडीशन में कोई डिसीजन नहीं ले पाते। आपका जो माइंड है वो अस्थिर रहता, बुद्धि अस्थिर रहती है। आगे बात करें, शनि को और देखिए, क्योंकि ये कर्म की कुंडली होती है, शनि को देखे बिना काम नहीं चल सकता। और सूर्य यहां पर दिग्बली होते हैं इस लग्न कुंडली के 10वें भाव में, और कालपुरुष की कुंडली में शनि इस भाव के मालिक बनते हैं। तो हम सूर्य को देखें, शनि को भी देखें। देखिए शनि को देखेंगे तो अगर शनि, अब यहां ये भूल जाइए कि यहां पर कोई नंबर लिखा हुआ है, यहां आप भूल जाइए कि यहां पर हम ऐसे लेते हैं, कोई ब्लैंक ले लेते हैं, ठीक है। यहां आप भूल जाइए कोई नंबर लिखा हुआ है, बस हमको ध्यान रखना है कि ये D10 चार्ट है, ये D10 चार्ट है। यहां पर बलवान शनि, अगर शनि बलवान है, मानकर चलिए शनि यहां कहीं केंद्र में बैठ गए, यहां बैठ गए और यहां पर तुला राशि में बैठे हुए हैं, तो बलवान है, बली है, पाप ग्रहों की दृष्टि इन पर नहीं पड़ती, राहु जैसे ग्रह नहीं बैठे हुए साथ में, तो ये कर्मचारियों और आपके जो नीचे काम करने वाले होते हैं अधीनस्थ, उनसे आपको समर्थन मिलेगा, ये दिखाएंगे। शुभ शनि राजनीति भी देता है। मैंने आपको बताया शनि की स्थिति, शुभ शनि क्या देगा, राजनीति भी देगा। और शनि के अन्य कार्य क्षेत्र में हम देखें तो जमीन के नीचे की जो खाने हैं, लोहा है, ये सब कुछ व्यवसाय आते हैं। लेकिन वहीं पर अगर शनि खराब स्थिति में बैठे हुए हैं, मान के चलिए नीच हो गए, 6, 8, 12 में बैठे हुए हैं, खराब स्थिति में बैठे हुए कुंडली में, और पापी शनि अपने अधीनस्थों से समस्याएं आपको दिलवाएगा, ये ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं, अगर दशमांश कुंडली D10 में चंद्रमा को देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं। अब मन अगर आपका नहीं लगेगा व्यवसाय में, तो आप कैसे रुकोगे, वहां नहीं रुक पाओगे। तो D10 में चंद्रमा, और चंद्रमा से दशमेश को जरूर देखना चाहिए। जैसे कि D10 में चंद्रमा यहां बैठ गए, सपोज करिए यहां बैठे चंद्रमा, ठीक है, D10 में, ये D10 है, यहां चंद्रमा बैठे हुए हैं। चंद्रमा से दशमेश, एक यहां दशमेश कौन हो गई, ये बुध हो गई दशमेश। मैं यहां पर एक प्रतीकात्मक इस कुंडली को देख लेते। तो यहां पर यह बताएगा कि कर्मों के प्रति मानसिक प्रवृत्ति को दर्शाता है, मन कितना है, चंद्रमा से देखेंगे मन को। और ये यदि ये बलवान है तो जातक अपने कार्य क्षेत्र में, ये बलवान है तो जातक अपने कार्य क्षेत्र में बहुत आगे जाएगा, जोश होगा। और अगर निर्बली है तो हीन भावना दे देता है। दशमांश कुंडली का चतुर्थ भाव, ये चतुर्थ भाव आपको खुशियां देता है, आपकी संतुष्टि को दर्शाता है, यह हमें समझना चाहिए। आगे बात करें कि दशम भाव और दशमेश, इनसे जो भी ग्रह संबंध बनाएगा वह अपनी दशा अंतरदशा में उन्नति देने वाला होता है। अब D10 के अन्य ग्रह जैसे कि लग्नेश उच्च हो जाए तो भी ये अपने समय में उन्नति देते हैं, लग्नेश भी अपने समय पर उन्नति देंगे। अगर इस कुंडली में कोई ग्रह उच्च का हो जाए तो वह भी अपने समय में उन्नति देता है, ये ध्यान रखिए। ये कुछ सूत्र हैं जो मैं आपको बता रहा हूं,
तीसरा भाव D10 का ये तीसरा भाव, इससे जो भी ग्रह संबंधित होंगे, जैसे यहाँ पर शुक्र दिख रहे हैं, और शुक्र की कहीं भी युति बने, कोई यहाँ बैठ जाए तीसरे भाव में आकर, मंगल बैठ जाए सपोज कीजिए, ठीक है, तो कोई भी यहाँ बैठ जाए, जब भी इनकी दशा अंतर दशा चलेंगी, तीसरे भाव से संबंधित ग्रहों की दशा अंतर दशा चलेंगी, तो नौकरी से आपको सेवानिवृत्ति मिलेगी, रिटायरमेंट आ जाएगा आपका, जॉब छोड़ देंगे। तो तृतीय से, इसमें तृतीय यानी कि शुक्र की, जैसे इसमें शुक्र मान के चलिए, यहाँ दूसरे तीसरे भाव में कौन है, 2 नंबर राशि मतलब शुक्र है। तो इस कंडीशन में जो ये शुक्र है ये रिप्रेजेंट करेगा, जब भी दशा अंतर दशा में आएगा तो आपका सेवानिवृत्ति करेगा, नौकरी छुटवाएगा। ये ध्यान रखिए, नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन लाएगा, ट्रांसफर होगा। यदि लग्न लग्नेश दशम दशमेश अगर पीड़ित हो जाए, इस भाव, ये भाव पीड़ित हो जाए, ये भाव पीड़ित हो जाए, इनके स्वामी पीड़ित हो जाए, तो व्यक्ति अपने व्यवसाय में, और अगर यहां पर तीसरे अब 5वें भाव से संबंधित अगर दशाएं चल जाएं, ये पीड़ित हैं भाव, ध्यान दीजिए, इससे संबंधित दशा चल गई, शुक्र की चल गई या चंद्रमा की चल गई, तो समझ लीजिए बहुत गंभीर समस्याएं देगा, ये बहुत गंभीर समस्याएं देगा। आगे और बात करते हैं। देखिए 6, 8, 12 ये त्रिक भाव है, 6, 8, 12, इनसे संबंधित जब भी दशा चलेगी, मान के चलो सूर्य की चली, शुक्र की चली, शनि की चली, तो वहां नौकरी में परिवर्तन, स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर ये दिखाएगा। और यदि इसमें भी एक बात ध्यान रखनी है, बहुत, छठे भाव से संबंधित, जैसे कि सूर्य की दशा चले, तो छठे भाव से संबंधित जो परिवर्तन होगा वह अच्छा होगा, आपके लिए शुभ होगा। लेकिन वहीं शुक्र की चले जो 8वें भाव से संबंधित है, तो यह अशुभ होगा, और ये मानकर चलिए जातक जबरदस्ती या दबाव में आकर परिवर्तन करता है, मन नहीं होता लेकिन करना पड़ता है। वहीं अगर 12वें भाव से संबंधित दशा चले तो परिवर्तन सामान्य होता है, कोई ना लॉस ना कोई प्रॉफिट उस परिवर्तन से, यह आप ध्यान में रखिए। ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, आगे और बात कर लेते हैं। देखिए लग्न में अगर राहु बैठ जाए तो ये जीविका में बहुत उतार चढ़ाव देता है, कभी अर्श से फर्श पर, कभी फर्श से अर्श पर, ये कंडीशन देता है, उतार चढ़ाव दोनों स्थितियां देता है यहां अगर राहु बैठ जाए तो। दशमांश में जितने, देखिए दशमांश में जितने भी राजयोग आपको होंगे वो उच्च पद देने वाले होंगे, जो भी राजयोग बन रहे होंगे सब उच्च पद देने वाले होंगे, और जो भी धन योग बन रहे होंगे वो कई प्रकार के आपको व्यवसाय और व्यवसाय से धन देते हैं। तो कई प्रकार के आपके व्यवसाय हो सकते हैं, अगर व्यवसाय में बहुत ऊपर तक लेके जाने वाली स्थिति है तो राजयोग, अगर बहुत सारे व्यवसाय देखना है, कितने व्यवसाय उस समय काल में हो रहे हैं या उन व्यवसायों से धन कितना मिल रहा है, तो धन योग इस दशमांश कुंडली में आप अवश्य देखिए। यहां हमको ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। उच्च पद देते हैं, अगर कोई जॉब करता है तो राजयोग उच्च पद देते हैं, और धन योग उस समय काल में जब उनकी दशा चलती है तो धन देते हैं। व्यवसाय के उतार चढ़ाव की क्या समय अवधि होगी उसको भी अब हम जान लेते हैं। देखिए किसी भी व्यवसाय के उतार और चढ़ाव के लिए केंद्र में, ये केंद्र है, केंद्र में स्थित ग्रह अधिक बली होते हैं और अच्छा फल देते हैं। यहां पाप ग्रह भी करियर के लिए अशुभ नहीं होते। केंद्र भावों का बल ऐसे चलता है, दशम सबसे अधिक बली, उससे कम सातवां, सातवें से कम चौथा, चौथे से कम लग्न, इस तरीके से फल देने में। तो यहां पर 10वां, 7वां, चतुर्थ और प्रथम, इस तरीके से हम इन भावों को देखते हैं फल देने में। तो ये अच्छा फल देते हैं जब भी इनकी दशा वगैरह चले, तो ये ध्यान में रखना होता है।
आगे देखिए, ये त्रिकोण भाव है। देखिए लग्न भी त्रिकोण है और ये भी त्रिकोण है, धर्म त्रिकोण है। देखिए त्रिकोण के स्वामी त्रिकोणेश ये बहुत शुभ होते हैं। इनमें जो भी कोई ग्रह स्थित है वो शुभ होता है। इनमें कोई ग्रह बैठ जाए तो वो शुभ हो जाएगा। पंचम और नवम भाव दसम से आठवां और 12वां होते हैं, तो कुछ अवरोध होते हैं, परिवर्तन लाते हैं, विशेषकर जब ये पीड़ित हो। ये ध्यान में रखो, कब लाएंगे? जब ये पीड़ित हो भाव। तो पीड़ित नहीं होंगे तो अवरोध नहीं लाएंगे। अब त्रिक भाव की भी चर्चा कर लेते हैं। त्रिक भाव 6, 8 और 12 भाव, ये त्रिक भाव है। इनमें कोई ग्रह बैठ जाए, स्थित हो जाए, समस्याएं देगा अपनी दशा अंतरदशा में, संघर्ष देगा, अवरोध देगा, मतलब रुकावटें, जब तक कि ये लग्नेश और दशमेश से संबंधित नहीं होते तब। अगर दशमेश या लग्नेश से संबंधित हो जाए तब नहीं देंगे। जब इनसे संबंध बना दें तो किससे संबंध बना दें? इस भाव के, इस भाव इसका भी संबंध इनसे, इस भाव के अधिपति से बन जाए, कैसे भी। कहने का अर्थ है कि त्रिक भाव में स्थित ग्रह समस्याएं, संघर्ष, अवरोध देंगे, लेकिन कब तक देंगे? जब वो इस कुंडली के दशमेश, इस कुंडली के लग्नेश, इनका संबंध नहीं होता। अगर संबंध बन जाए तो शुरू में समस्याएं देते हैं, बाद में शुभ परिणाम देते हैं। ये ध्यान में रखिए। अब देखिए, उपचय भाव में ग्रह होंगे तो अच्छा फल देते सामान्य रूप से, लेकिन बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद उन ग्रहों की दशा अवधि में उनके परिणाम फलित होते हैं बहुत ज्यादा। देखिए ये उपचय भाव है। इन भावों के स्वामी, इन भावों में स्थित ग्रह अच्छा फल देते हैं, लेकिन बहुत अधिक परिश्रम के बाद जब ग्रहों की दशा अवधि में उनके परिणाम फलित होते हैं। यहां हमने आज दशमांश कुंडली को समझा। दशमांश का हम इस जन्म कुंडली से विश्लेषण करेंगे। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जन्म कुंडली है तो ये अधिकारी रहे हैं, लेकिन इनको बहुत सारी अपमानजनक स्थितियों का सामना भी करना पड़ा। यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से इनकी जन्म कुंडली में कुछ बातें दिखेंगी, उनकी हम चर्चा करेंगे। देखिए कैसे, किन कंडीशंस की वजह से यहाँ समस्याएं आई, उनको भी समझेंगे। वो समझना बहुत आवश्यक है ताकि हम ये समझ सकें कि एक बहुत बड़े अधिकारी की जन्म कुंडली में कब समस्याएं आती हैं और क्या दिक्कतें दे सकती हैं। तो सबसे पहले हम लग्न कुंडली को देख लेते हैं। यहां जब लग्न कुंडली को देखेंगे तो देखिए, आप यहां देखिए ध्यान से, इस लग्न कुंडली में ये मेष लग्न है, ये वृश्चिक लग्न है, मतलब समराशि। अब यहां से आप काउंट करिए। अब देखिए कितना आता है, 8 डिग्री 53 मिनट, नहीं लग्न आ रही है 23 डिग्री 29 मिनट की। ये देखिए 23 डिग्री 29 मिनट की लग्न आ रही है। अब ये 23 डिग्री का अर्थ हो गया हमारा आठवां। अब जरा यहां से हम पहले तो 9 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहां से 8 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारी 8वीं निकल के आई कौन सी? कुंभ राशि। अब देखिए यहाँ पर दशमांश में हमारा कुंभ का उदय हो गया। इतना हम जान चुके हैं। तो हम लग्न कैसे निकालते हैं? अब यहाँ पर D10 के लग्नेश शनि हो जाते हैं, शनि यहाँ पर लग्नेश हो जाते हैं। ऊपर से शनि यहाँ पर रेट्रोग्रेड यानी कि वक्री होकर 8 डिग्री 53 मिनट के बैठे हुए हैं। ये सम राशि में बैठे हुए हैं। अब सम राशि का मैंने आपको चेक करना बता दिया था, कैसे कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आ जाता है? अब सम राशि में तो हम उल्टे चलेंगे, मतलब 0 से 3 आपका 10वां, ठीक है, और 3 से 6 9वां, 6 से 9 मतलब 8वां। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर ये 8वें दशमांश, जो 8वां भाग है, 8वें दशमांश में शनि जाएंगे। तो शनि 8वें दशमांश में जाएंगे। अब शनि कहाँ बैठ जाते हैं? यहाँ के जो शनि हैं वो कहाँ आकर बैठ जाते हैं?
वो बैठ जाते हैं यहाँ दशमांश कुंडली में, और यहाँ के भी लग्नेश हैं, तो लग्नेश और द्वादश ये शनि कहाँ बैठ जाते हैं आकर? दशमांश कुंडली में अष्टम भाव में। अष्टम भाव समस्याओं का भाव है, परेशानियों का भाव है। वहीं यहाँ पर ये शुक्र नीच के भी हो जाते हैं, शुक्र नीच के हो जाते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो सूर्य हैं वो यहाँ देखिए सूर्य अष्टम भाव में बैठे हुए अपने मित्र की राशि में राहु के साथ में पीड़ित हैं, ठीक है। मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं नवम भाव में, ये भी नीच हो रहे हैं, और यहाँ ये लग्नेश बनते हैं। अब लग्नेश की स्थिति देखिए, यही लग्नेश यहाँ आकर दशमेश हो जाते हैं D10 चार्ट में। अब इनके ऊपर से इस जो शनि है वो शनि की दृष्टि पड़ जाती है, शनि की दृष्टि पड़ जाती है, तो 1 2 तीसरी दृष्टि शनि की मंगल के ऊपर पड़ रही है। अब मंगल को जहां हम D10 को देख रहे हैं तो D10 के 12वें भाव से भी संबंधित है और ये लग्न से, तो लग्नेश की दृष्टि। इस प्रकार से आज हमने दशमांश कुंडली के सभी जो मुख्य मुख्य बिंदु थे उनको समझ लिया है, जो मेन टॉपिक थे उनको समझ लिया है। कुंडली का भी यहाँ पर एनालिसिस किया आपके सामने। दशमांश कुंडली क्या होती है यह भी आपको बताया। दशमांश कुंडली में पाराशरी दशमांश कैसे देखते हैं, कैसे राशियों लग्न कुंडली से हम दशमांश कुंडली बना सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। उसके अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, इन सब तत्वों को उसके साथ में कोरिलेट भी किया। साथ ही साथ दशमांश कुंडली के जो दिक्पाल हैं उनके बारे में जानकारी दी और दशमांश के बहुत सारे सूत्रों को आपके साथ में साझा किया। कुंडली के साथ तो उनको देखा भी, और ये करीब 1 घंटे 32-33 मिनट की ये वीडियो बन रही है। और जहां तक है, आप अगर जीरो पर भी हैं तो आप कम से कम 50-60% दशमांश के बारे में आज की इस वीडियो को देखकर आप जान सकते हो। और बाकी जितना आप प्रैक्टिस करोगे जन्म कुंडलियों का, वहां यह रूल्स आपके लिए बहुत काम आएंगे और आगे भी आप उसको निखारते चले जाओगे दशमांश कुंडली को देखने के सभी नियमों का उपयोग करते हुए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी कमेंट हमें जरूर करें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।